पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत का सबसे बड़ा क्लेम यही रहा है कि वो एहतसाब करने के लिए आए हैं, करप्शन के खिलाफ जंग करने के लिए आए हैं। और जब बात करप्शन की हो और एहतसाब की हो तो सबसे पहले हवाला जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब बिकॉज एक बहुत बड़ा केस था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का, मौजूदा हुकूमत का, शरीफ खानदान के हवाले से कि इन्होंने ना सिर्फ करप्शन की है बल्कि करप्शन के पैसे को मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू मुल्क से बाहर भिजवाया गया है। टीटीज लगवाई गई, जाली अकाउंट्स खुलवाए गए और बहुत कुछ हुआ। ये क्लेम रहा है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी। नैब इस हवाले से अलहदा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है जिनमें आमदन से ज़ायद असासों के मामलात भी हैं और उस हवाले से जो मामलात हैं वो ट्रायल कोर्ट्स में चल रहे हैं। रिसेंटली एक इन्वेस्टिगेशन फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA ने भी शुरू की जिसमें शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादों के हवाले से ये क्लेम है FIA का कि उन्होंने ना सिर्फ पैसा यहाँ से करप्शन के थ्रू कमाया, किकबैक्स के थ्रू कमाया, बल्कि उसे बरतानिया में लॉन्डर किया और फिर किसी तरीके से उसे पाकिस्तान में वापस मंगवाया। यानी एक पूरा तरीका अपनाया गया FIA के मुताबिक जिसके ज़रिए से पाकिस्तान के अंदर इस हुकूमती ख़ानदान ने, जो कि एक ज़माने में एक बहुत तवील अरसे तक हुकूमत में रहा, उन्होंने करप्शन की। लेकिन एक ऐसी डेवलपमेंट है जिसको रिपोर्ट किया आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं मुर्तज़ा अली शाह साहब, उन्होंने, जिसमें UK के वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक अकाउंट डिफ्रीजिंग ऑर्डर जारी किया। अब उसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। लोग ये भी नहीं जानते कि क्या पाकिस्तान की हुकूमत ने एसेट रिकवरी यूनिट, वो यूनिट जो कि शहजाद अकबर साहब की सरबराही में काम करता है, उसने शहबाज शरीफ साहब, उनके साहबजादे सुलेमान शहबाज साहब, उनके हवाले से बरतानिया की हुकूमत को क्या दरख्वास्त की थी। ज़ाहिर बात है जब बात बरतानिया की आ जाती है तो वहाँ पर मामलात इतने सीधे नहीं होते। वहाँ पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी है, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, फाइनेंशियल क्राइम्स के हवाले से जब भी कोई हुकूमत असिस्टेंस मांगती है एक मुल्क दूसरे मुल्क से, तो नेशनल क्राइम एजेंसी बाकायदा तौर पर उसको फैसिलिटेट करती है और एक पूरा तरीकाकार अपनाया जाता है। वही तरीकाकार अपनाया गया सलमान शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। वो क्या तरीकाकार था, डेवलपमेंट क्या है, जो नतीजा निकला है उससे पाकिस्तान के अंदर जो केसेस चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब पर, ख़ास तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उनके साहबजादे पर, क्या उस पर भी कोई असर पड़ेगा? आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देता हूँ जो स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है। सदाकत अली अब्बासी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, सेनेटर आसिफ किरमानी साहब मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब आपका भी शुक्रिया। लेकिन सबसे पहले हम इस वक्त चलते हैं जी लंदन में। मुर्तज़ा अली शाह साहब जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ख़ुसूसी हैं। जो डेवलपमेंट हुई है, जो कोर्ट का फैसला है और जो कोर्ट ऑर्डर है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। मुर्तज़ा अली शाह साहब ये ज़रा बताइएगा सबसे पहले हमारे नाजरीन के लिए कुछ डिटेल्स। तो जारी बात है आप जब ये खबर आपने जियो न्यूज़ पर ब्रेक की कुछ देर पहले तो आपने डिटेल्स दी। ज़रा सबसे पहले ये बताइएगा कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो एसेट रिकवरी यूनिट का क्लेम क्या था जब नेशनल क्राइम एजेंसी से या UK की हुकूमत से कोई असिस्टेंस मांगी गई, तो क्लेम क्या था? जी मुनीब, इसमें जो कोर्ट डॉक्यूमेंट्स हमारे पास मौजूद है वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि जो एसेट रिकवरी यूनिट है उसने खत लिखा था 11 दिसंबर 2019 को। और ये खत लिखने से पहले लंदन में नैब के एक सीनियर ऑफिसर आए थे, उनकी यहाँ नेशनल क्राइम एजेंसी से मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी के जो इंटरनेशनल करप्शन यूनिट के जो हेड है उनके साथ मुलाकात की और उसमें उन्होंने जो शहबाज शरीफ के हवाले से जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं और सुलेमान शहबाज के, उनके हवाले से बात की और UK हुकूमत से कहा कि चूंकि पाकिस्तान में ये केसेस चल रहे हैं लिहाजा डबल क्रिमिनलिटी हो रही है, इसलिए कि उनका एलिगेशन ये था कि जो सुलेमान है उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है, शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है UK से पाकिस्तान और पाकिस्तान से UK। और उसका बैकग्राउंड ये है कि सुलेमान के अकाउंट में जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पैसा आया और फिर यहाँ लंदन से पैसा पाकिस्तान गया हुआ है। उसके बाद उस मीटिंग में ये हुआ कि जो उस मीटिंग के खात्मे पर जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने उन्हें कहा कि हमें इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए मजीद इंफॉर्मेशन चाहिए, ये बात हुई। और उसके बाद जो उनकी जो मीटिंग थी उसके 2 रोज के बाद एसेट रिकवरी यूनिट ने एक खत लिखा और उस खत में जो हमारे पास मौजूद है उसमें पूरा जो केसेस हैं उनकी तफसीलात दी गई और तकरीबन 24 से 25 कंपनियों का जिक्र किया गया और कहा यह गया कि सुलेमान शहबाज अब्सकॉन्डर हैं, शहबाज शरीफ वांटेड है, सुलेमान भी वांटेड है, इनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं और यहाँ तक कहा गया कि वो जो मुख्तलिफ कोर्ट से उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। और उसमें UK से कहा गया कि आपको इस हवाले से जो असिस्टेंस चाहिए होगी हम देंगे और ये कि इनके ऊपर ये इंक्वायरी की जाए। ये सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है जिसकी बुनियाद पर उसके बाद
उसके 8 दिन के बाद वो खत रिसीव होने की 11 तारीख को ये खत आया। 19 तारीख को जो हमारे पीछे बाकी है वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसने सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया। उसमें शहबाज शरीफ का एक 2004 वाला अकाउंट था जो बंद हो चुका था, जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपनी इन्वेस्टिगेशन को 20 साल पहले ले गए। और जब से वो यहाँ से एग्जाइल में आए थे उस वक्त से शहबाज शरीफ के न सिर्फ अकाउंट्स को चेक किया, बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कहा कि हमें आपके जितने अकाउंट्स हैं उन तक एक्सेस चाहिए, आप हमें एक्सेस दें, अगर आप नहीं देंगे तो हम वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्रोडक्शन ऑर्डर इशू करेंगे। और वो कोर्ट ने यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर किया, लेकिन उससे पहले शहबाज शरीफ ने अपने वकील के जरिए उन्हें कहा कि आप मेरे अकाउंट्स तक एक्सेस करें, क्योंकि वकला ने उन्हें मशवरा दिया था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो तब भी नेशनल क्राइम एजेंसी की वाइड रेंजिंग पावर्स है उनको मिल जाएंगे। सुलेमान शहबाज के यहाँ पर जो अकाउंट्स थे उनको फ्रीज किया गया। और जितने भी एक 2004 में एक बड़ा मशहूर एक पॉलिटिशियन, एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन, उनसे शहबाज शरीफ ने घर लिया था, उस घर की इंक्वायरी हुई। जो बाकी उनकी जितने भी 1 रुपया भी अगर यहाँ देखिए उनके अकाउंट में 1000 पाउंड से ऊपर के जितने पैसे थे उन सबकी इंक्वायरी हुई। और उस तकरीबन 18 महीने के बाद पिछले महीने जहाँ पर वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक यूनिलैटरल एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल की। उस एप्लीकेशन में उन्होंने जज को ये कहा कि हमने ये फ्रीजिंग ऑर्डर कोर्ट के जरिए लिए थे, उसमें 3 बार एक्सटेंशन कोर्ट के कहने पे ली। हमारी इन्वेस्टिगेशन ये एस्टैब्लिश कर रही है कि जो हमारे से जो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे रिकवरेबल एसेट, जो डर्टी मनी और जो मनी लॉन्ड्रिंग और क्रिमिनल जो कंडक्ट है वो इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, लिहाजा हम इनके एसेट्स को अनफ्रीज कर रहे हैं। ये पूरी केस ये पूरा ठीक है, लेकिन इसका जरा क्योंकि ये लोगों के लिए समझना जरूरी है, जाहिर बात है हुकूमत पाकिस्तान का इसके ऊपर अभी तक मौकफ अभी आएगा एज वी स्पीक, लेकिन क्या ये समझा जाए कि अकाउंट्स डिफ्रीज हुए हैं, जाहिर बात है कोर्ट ऑर्डर के थ्रू है मुर्तज़ा अली शाह साहब, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से कहा जाएगा कि उन्हें एग्जॉनरेट कर दिया गया, उनको तमाम इल्ज़ामात से वो बरी हो गए। क्या अभी ये केस या ये मामला आगे चलेगा? क्या आपको इस हवाले से किसी ने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकती है? जी, इसमें मुनीब साहब 2 बातें, एक तो मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के जो पीटीआई के जो भी आर्गूमेंट है वन साइड, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो फैक्ट बेस्ड खबर बता रहा हूँ जो कोर्ट में हुआ है और मेरे पास कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं। इन कोर्ट में जो कार्रवाई हुई है, जो इंक्वायरी हुई है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। बाकी एक पॉलिटिकल डिबेट है। जो कोर्ट ने बाकायदा जो लिखा है उसमें उन्होंने लिखा है कि जो फ्रीजिंग ऑर्डर सेट असाइड हुए हैं, और ये कोर्ट ने नहीं किए, कोर्ट ने रिक्वेस्ट की नेशनल क्राइम एजेंसी ने कि हमने आपसे लिए थे फ्रीजिंग ऑर्डर, हमने इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल कर ली है, रॉन्ग डूइंग नहीं मिली, लिहाजा इन जो सेट असाइड कर दें। अब अगर नेशनल क्राइम एजेंसी दोबारा इन्वेस्टिगेट करना चाहे तो उसमें 2 उनको देखना पड़ेगा कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, क्या कोई उनके पास ऐसी ग्राउंड है कि जिसकी बुनियाद पर वो नई इन्वेस्टिगेशन किसी भी वक्त किसी के खिलाफ भी कर सकती है। लेकिन जहां तक ये वाली इंक्वायरी है जिसके बारे में जो पाकिस्तान ने अच्छे सवाल से इस इंक्वायरी के दौरान नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुझे इस बात की तस्दीक की है कि उन्हें FIA, नैब और जो मुख्तलिफ FBI और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे वो उन्होंने उनको दिए। दुबई से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए, बरतानिया से उन्होंने इकट्ठे किए, यहाँ के बैंक से। ये वाली इंक्वायरी एट दिस स्टेज ये बंद हो चुकी है। अच्छा, एक आखिरी टुवर्ड्स द एंड एक सवाल के इख्तियारात से तजावुज करने पे या मिस यूज ऑफ पब्लिक ऑफिस के हवाले से भी क्या इन्वेस्टिगेशन की गई है? क्योंकि यहाँ पर तो ये केस था और अभी भी इन्वेस्टिगेशन उनकी हो रही है, नैब कर रहा है इस हवाले से। क्या नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस चीज़ को भी मलूज़ खातर रखा है या महज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का ऑडिट हुआ है और उस पर देखा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग थी, फ्रॉडुलेंट कॉन्डक्ट था, क्रिमिनल कॉन्डक्ट था या नहीं था? जो मैंने पेपर्स देखे हैं उन पेपर्स में जो पाकिस्तान की तरफ से आए उनमें क्लियरली लिखा हुआ है कि शहबाज शरीफ ने जो वेल्थ एक्यूमुलेट की और ये कि उनके ऊपर जो मुख्तलिफ जो तकरीबन 30 से 35 बिलियन के जो एसेट्स का एलिगेशन है, उसमें ये क्लियरली लिखा हुआ है कि उन्होंने ये एसेट्स बनाए ही मिस यूज ऑफ अथॉरिटी के जरिए। और मैं आपको ये बताऊं कि जो दिसंबर 2019 को सबसे पहले जो लंदन में मीटिंग हुई उसमें नेशनल क्राइम एजेंसी को यही बताया गया था कि जो शहबाज शरीफ हैं उनके पास उन्होंने जो वालिद से दौलत जो इनहेरिट की है वो थोड़ी सी थी। उनके जब वो इक़्तिदार में आए नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, उसके बाद उनकी जो दौलत है वो हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुई है। इसमें इम्प्लीकेशन ये थी कि ये जो वेल्थ हुई है ये थ्रू मिस यूज ऑफ अथॉरिटी, मिस यूज ऑफ पावर के जरिए हुई है। जो नेशनल क्राइम एजेंसी है चूंकि वो मिस यूज ऑफ पावर के हवाले से तो वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते क्योंकि वो सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन है। जहाँ तक उससे रिलेटेड जो बाकी कंप्लेंट्स थी कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, क्रिमिनल कंडक्ट और फ्रॉड हुआ है,
वो चीज़ इस्टेब्लिश नहीं हो सकी।